पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। इन्वेस्टिंग की बात की जाए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात की जाए या पर्सनल फाइनेंस की बात की जाए तो कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि एक ऐसा बेशबहा ख़जाना रखती हैं कि उनको जब भी पढ़ा जाए और जिस दौर में भी पढ़ा जाए वो रेलेवेंट होती हैं। इस सिलसिले में एक ऐसी किताब जिसको रिसेंटली मैंने स्टडी किया और ये एक बहुत ही पॉपुलर किताब है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो कि जॉर्ज क्लासन की किताब है। 1926 में लिखी गई ये किताब अभी भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है और जिस तरीके से यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके फाइनेंशियल एडवाइस दी गई है वो आप अगर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो माशी हालत है वो बदल सकती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सफ़र में इस तरह की किताबों में जो नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस किताब से 10 कीमती जो सबक हैं जो कि मैंने अख़ज़ किए हैं वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आप इस किताब को जितनी बार पढ़ेंगे और जब भी पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलेगी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि इस किताब को नहीं पढ़ सकते क्योंकि काफ़ी बड़ी किताब है या उनके पास मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में इस किताब का जो मेन इसके अंदर जो नॉलेज है उसकी जो मेन क्रक्स है या जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी और आप इनको अपने ऊपर अपनी फाइनेंशियल जर्नी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप एक कामयाब फ्यूचर की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। जो पहला सबक इस किताब से आपको मिलता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा एम्फसाइज़ कर चुका हूँ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ पे, इस पर्टिकुलर चैनल पे। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप थोड़ा कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं, इट डज़न्ट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप उसमें से कितना सेव और इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो इस किताब में ये बताया गया है, बेसिकली इसमें बेबीलोन के नाम से एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है या एक ऐसा इलाका है जिसको इसमें डिस्कस किया जा गया है और उसमें एक फिक्टिशियस वहाँ पे कैरेक्टर है अरकत के नाम से। उसकी पूरी स्टोरी है कि वो कैसे एक एक पुअर स्क्राइब मैन से बढ़ते हुए अपने एक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के टाइटल तक पहुँचा और कैसे उसने अपने मेंटर की बातों पे अमल किया। जो उसका मेंटर था उसने उसको क्या एडवाइस की और कैसे उसने उन चीज़ों पे अमल किया और फिर वक्त के साथ साथ वो रिच से रिचर और रिचेस्ट होता गया। तो उसमें जो पहली एडवाइस है अरकत की तरफ से वो ये है कि आप जो भी कमा रहे हैं, इस पर्टिकुलर टर्म्स में बात की जाए तो उसने ये कहा कि 10 में से एक हिस्सा जो है आप अपने आप को दें, अपने आप पे यो समझ लें कि आप अपने आप को एक सैलरी दे रहे हैं। तो जितना भी आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा सेविंग करें और उस सेविंग को इन्वेस्ट करें। तो उस सेविंग के बाद उस इन्वेस्टमेंट को जब आप करते जाएंगे तो वक्त के साथ साथ वो जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी एक बड़े पेड़ की या बड़े दरख्त की मानंद हो जाएगी और उसमें से आपको फल मिलना शुरू हो जाएंगे। हम अपनी रियल लाइफ के अंदर अपनी फाइनेंशियल जर्नी के अंदर इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी इनकम मंथली इनकम 50,000 है या इवन 5 लाख है, अगर तो आप उसमें से सेव और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो फिर आप दोनों एक ही कैटेगरी में होंगे। लेकिन वो लोग जो कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ चल रहे होते हैं उनकी इनकम थोड़ी भी होती है तो उसमें से भी कुछ हिस्सा, जो लेमन टर्म में बात की जाए तो अपना पेट काट कर भी कुछ पैसे को साइड पे कर रहे होते हैं रेनी डेज के लिए। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि उस सेविंग को फिर किसी अच्छी जगह पे स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए ताकि उसमें से मज़ीद पैसा बनना शुरू हो। उसके बाद जो दूसरी एडवाइस है इस किताब में वो ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करना सीखें और अपने मीन्स के अंदर रहना सीखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको जो भी कैश इन हैंड आता है मंथली इनकम, एज एन एग्जांपल अगर आप जॉब कर रहे हैं या इवन कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसमें से पैसा आ रहा है, कोई भी आपका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो उसमें से जब आपके पास पैसे आएँ तो हम आम हालात में क्या करते हैं कि पहले अपने सारे अखराजात निकालते हैं और उसके बाद जो बच जाता है उसको सेविंग या इन्वेस्टिंग के लिए यूटिलाइज़ करते हैं इन केस अगर कुछ बच गया। लेकिन एडवाइस इस किताब में ये हरकत की तरफ से कि हमेशा अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग को आप पहली प्रायोरिटी पे रखें। पहले वो जो पोर्शन है उसको सेपरेट करें और उसको आपने हाथ नहीं लगाना, उसको आपने सेविंग को अपनी इन्वेस्टिंग के लिए ही यूज़ करना है। जबकि उसके बाद जो बच जाता है उसको फिर अपने अखराजात पे जो भी आपकी ज़रूरियात हैं उस पे यूज़ करें। तो ये बजटिंग का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि किस तरह आपने बजटिंग करनी होती है पर्सनल फाइनेंस में और ज़रूरी गैर ज़रूरी जो अखराजात होते हैं उसको कैसे कट करना है। जब आप गैर ज़रूरी अखराजात को कट करते हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी एक बैलेंस शीट और अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएं। जिस तरह कंपनीज की बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, ऐसे ही आप अपने पर्सनल फाइनेंस में भी इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और फिर बेहतर तौर पे उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से ऐसे अखराजात हैं जो कि आपके
गैर ज़रूरी अखराजात के ज़ुमरे में आते हैं, फिर उनको कट करना सीखें और अपने मीन्स के अंदर रहना सीखें। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेविंग है वो बढ़ती जाएगी, और जब सेविंग ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसमें से फिर आपने इन्वेस्ट करना है, तो आपकी इन्वेस्टिंग भी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टिंग होगी, वो जो रूल नंबर 1 या जो पिछला लेसन हमने अभी डिस्कस किया, उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली आपके जो ट्रीज़ हैं, छोटे-छोटे जो पौधे लगा रहे हैं अपने इन्वेस्टिंग के, वो आपको ज़्यादा फल देना शुरू हो जाएँगे। उसके बाद जो तीसरा सबक आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इस किताब से मिलता है, वो ये है कि आपकी जो पैसे हैं उसको आप अपने लिए काम पे लगा दें। लेट योर मनी वर्क फॉर यू। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इन्वेस्टिंग में, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो होता ही है कि आप बजाय इसके कि खुद अपना टाइम और अपनी एनर्जी इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हो, आपका अपना जो पहले से सेव पैसा है, जो इन्वेस्टेड पैसा है, वही आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आप सो रहे होते हैं तो भी वो पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है, आप जाग रहे होते हैं तब भी वो काम कर रहा होता है, छुट्टी वाले दिन भी आपके लिए वो काम कर रहा होता है, और हर मौके के ऊपर कुछ ना कुछ उसमें से आपको आ रहा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और अपनी जो फ़ाइनेंशियल जर्नी है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, कि हम जो भी सेव करते हैं उसको स्मार्टली जब इन्वेस्ट कर देते हैं, तो होता ही है उससे कि हमारा जो पैसा है वही हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है, और हमारी इनकम रोज़ बरोज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसमें जब कंपाउंडिंग करते हैं तो वो फिर कई गुना एक उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आना शुरू हो जाती है वक्त के साथ साथ। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में जो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, या किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, या किसी भी दीगर अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर आप अपने पैसे को लगा देते हैं, तो वही पैसा आपको मज़ीद पैसा जनरेट करके देना शुरू कर देता है, और उसमें आपकी जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है वो ना होने के बराबर होती है। उसके बाद जो अगला सबक इस किताब से जॉर्ज क्लासन की इस किताब से आपको मिलता है, वो ये है कि आप अपनी जो अर्निंग कैपेसिटी है या कैपेबिलिटीज़ हैं उसको हर वक्त बढ़ाने की कोशिश करते रहा करें। इन्वेस्टिंग की बात करें तो हर आने वाले दौर में नए इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ खुलते जाते हैं। पैसा कमाने और पैसा गंवाने दोनों के लिए आपको नए-नए तरीके मार्केट में आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आ जाती हैं जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने प्रॉफ़िट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को नॉलेजेबल रखें, आप अपने नॉलेज को और अपने स्किल सेट को बढ़ाते जाएँ, और अपने जो इनकम स्ट्रीम्स हैं उनको बढ़ाते जाएँ। तो आप जितना ज़्यादा कमाएँगे डेफ़िनेटली उतना ही ज़्यादा आप फ़ाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तेज़ी से सफ़र कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है इस किताब में से, कि आपने कोशिश करनी है कि हर आने वाले दिन आप कुछ नया सीख रहे हो फ़ाइनेंशियल जर्नी में। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि म्यूचुअल फ़ंड्स की बजाय आपको स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसकी ऑब्वियस रीज़न यही है कि स्टॉक मार्केट में जब आप खुद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, शेयर्स की अप्स एंड डाउन्स को खुद आप देख रहे होते हैं, उनको एनालाइज़ कर रहे होते हैं, कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें से रिजल्ट्स ड्रा कर रहे होते हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर जो प्रॉफिट्स या लॉस, पेपर लॉस की बात कर रहा हूँ, या इवन के जो आप बुक लॉस है उसकी भी बात करें, या बुक प्रॉफिट की बात करें, तो हर सूरत में आपके लिए एक लेसन होता है। अब एग्जांपल के तौर पे जो लोग कई सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए फिंगर टिप्स पे होता है कंपनीज़ का, कि कौन सी कंपनी का क्या स्विंग होता है, किस पॉइंट के ऊपर इसको खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। सीज़नल अगर बात की जाए तो किस सीज़न में इसकी सेल ज़्यादा होती है, किसी खास सेक्टर की बात की जाए तो वो सेक्टर कब लुक्रेटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आती हैं। इसी तरह स्किल्स की बात करें तो स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल को कैसे स्टडी करना है, टेक्निकल्स के ऊपर अबूर कैसे हासिल करना है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, और इसके अलावा डिफरेंट जो टूल्स होते हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। और इससे हटकर सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बात नहीं है, बाकी इन जनरल देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जिनको आप सीख कर अपनी जो अर्निंग कैपेबिलिटीज़ है उसको वक्त के साथ बढ़ा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को इक्विप करेंगे विद द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, उतना ही ज़्यादा आप मार्केट के अंदर कंपेटिटिव पोजीशन पे होंगे, और उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। इसके बाद जो 5वां इम्पोर्टेंट लेसन है इस किताब में से, जो कि थोड़ा-सा डेविएट करता है बाकी बहुत सारी जो आपने अक्सर सुना होगा और मेरी वीडियोज़ में भी है, कि जो घर होता है हमारा, ये बेसिकली एक लायबिलिटी होती है, एसेट नहीं होता, क्योंकि वो हमें पैसा बना के नहीं दे रहा होता, बल्कि उसकी रेनोवेशन पे, उसकी मेंटेनेंस पे और दीगर जो एसोसिएटेड एक्सपेंसेस हैं, उस पे हम पैसा लगा रहे होते हैं। तो उस लिहाज से सोचा जाए तो वो एक लायबिलिटी होती है। लेकिन जो जॉर्ज क्लासन की ये जो बुक है, उसमें हमें ये कहा गया है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ या स्टेबिलिटी की तरफ तभी बढ़ सकते हैं जब आपके पास अपनी छत हो, अपना घर हो।
तो कोशिश करें कि आप अपना एक घर बनाएँ, छोटा हो या बड़ा हो, इट डज़न्ट मैटर, कहाँ पे है, शहर के अंदर है, गाँव में है, किसी भी डाउनटाउन में है, इट डज़न्ट मैटर। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपकी सर पे अपनी छत होती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो होराइज़न है, ये जो आपका सोचने का अंदाज़ है वो बदल जाता है, क्योंकि आप उससे एक स्टेप अगला सोचना शुरू कर देते हैं। अब अगर आप रेंटल के घर पे रह रहे हैं, ऑलरेडी आपको महीने में एक टेंशन ये रहती है कि मैंने रेंट पे करना है, फिर ओनर के साथ डील करना है, घर में खुदा न खास्ता किसी किस्म की भी कोई तोड़-फोड़ होती है तो उसको आपने पे बैक करना है, और दीगर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने ज़हन में रखना होता है। लेकिन जब आपका अपना घर होता है तो आप एटलीस्ट इस साइड से आप एक फ़ाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ होते हैं कि खुदा न खास्ता आपको अगर टफ़ टाइम भी आता है तो एटलीस्ट आपके पास रहने के लिए एक घर है। और सेकंडली ये है कि घर भी एक प्रॉपर्टी होती है तो वो भी एप्रिशिएट भी होती है वक्त के साथ साथ। उसकी जो लैंड है वो पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ज़मीन हमेशा आप देखें तो उसकी कीमत बढ़ती ही रहती है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस की बात करें तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो ज़मीन की कीमतें बढ़ती जाती हैं, घरों की कीमतें बढ़ती जाती हैं। तो ये एक ऐसा सबक है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि अगर हमारे पास अपना घर होगा तो फिर हम बाकी एवेन्यूज़ के लिए सोच सकेंगे, बाकी ऑप्शन जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं उसके लिए बेहतर तौर पे पैसे को साइड पे रख सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है इस किताब में से वो ये है कि अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। इस प्लानिंग में आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी आ जाती है और इमरजेंसी फंड्स या इमरजेंसी प्लानिंग भी आ जाती है। अब रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर शख्स ने अगरचे ज़रूरी नहीं कि हर शख्स उतना जिए कि वो 60 साल के बाद रिटायरमेंट एज तक जाए, लेकिन जो जनरली फ़ाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसमें आपको सारी चीज़ों को समझना होता है और उसको कंसीडर करना होता है। और जो रिटायरमेंट है उसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी जो फुल 9 टू 5 जॉब है या जो फुल टाइम बिज़नेस आप कर रहे हैं उसको फुल प्रॉपर टाइम नहीं दे सकेंगे, उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें आपको फिर डिपेंड करना पड़ता है या तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर या फिर किसी और पे, जैसे बच्चों पे लोग डिपेंड कर रहे होते हैं। तो उस टाइम के लिए प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस किताब में जो लेसन दिया गया है वो ये है कि आपको अपनी रिटायरमेंट कैसे गुजारनी है, उस वक्त जो आपके रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, और उस वक्त जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ से कवर अप हो रहे होंगे, उसके लिए आप कौन सी ऐसी अभी से इन्वेस्टमेंट स्कीम्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से इंश्योरेंस प्लान्स ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस इमरजेंसी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई खुदा न खास्ता आप पे डिसेबिलिटी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई भी और दीगर कैलेमिटी आ जाती है, तो उस सूरत हाल में आपका प्लान बी क्या होगा, किस तरह आप उस इमरजेंसी को ट्रीट करेंगे, आपके पास लिक्विड एसेट्स कितने हैं जिनसे आप उस इमरजेंसी सिचुएशन को कैटर कर सकें, और अगर इमरजेंसी सूरत हाल प्रोलॉन्ग करती है तो कितने अरसे के लिए आपके पास पैसे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जब जॉब्स में से लोग ले ऑफ हो जाते हैं, तो अब इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास कितने अरसे के लिए पैसा मौजूद है कि आप सेकंड जॉब जब तक मिलती है तो आप अपने जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उनको डील कर सकते हैं, आपकी फैमिली और आपके घर के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कवर अप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रॉपर प्लानिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला सबक है इस किताब में से वो ये है कि मुआशी जो सफ़र है आपका उसमें कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्तकिल मिजाजी को आपने अपना चोली दामन का साथ है कामयाबी और मुस्तकिल मिजाजी का, और आपका जो हौसला है वो एक बुनियाद बनाता है आपकी मुआशी सफ़र में कामयाबी को। तो जितना ज़्यादा आप मुस्तकिल मिजाज होंगे और एक कंटिन्यूस फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ अपनी एफर्ट्स जारी रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप कामयाब हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल जर्नी के अंदर जो पैनिक सिचुएशंस होती हैं या आप इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे होते हैं, यानी कि जज्बाती फैसले कर रहे होते हैं, वो अक्सर आपको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर बात की जाए तो कभी-कभी स्टॉक मार्केट में जब बेयरिश ट्रेंड आता है या कोई भी माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से मार्केट नीचे आई, तो अगर तो आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं तो उस टाइम आप अपनी होल्डिंग्स में से भाग जाएँगे, या फिर कभी-कभार वक़्ती कोई बुलिश ट्रेंड आया तो आपने यकदम बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी प्रॉपर एनालिसिस के किसी स्टॉक को उठा लिया तो मे बी उसमें आप नुकसान उठा लें। इसी तरह प्रॉपर्टी की बात की जाए तो किसी सोसाइटी के अंदर आपने बगैर प्रॉपर रिसर्च के, बगैर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए बगैर जंप इन कर दिया तो हो सकता है आपकी वो इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे दे, या वाइस वर्सा कि किसी जगह पे अब मज़ीद प्रॉफ़िटेबिलिटी के चांसेस थे, लेकिन आपने जज़्बाती फ़ैसला करके कम प्रॉफ़िट के ऊपर या लॉस के ऊपर कहीं से आप लॉस बुक करके बाहर निकल आए। तो ऐसी सिचुएशंस उन लोगों के साथ होती हैं जो कि एक कंसिस्टेंट और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ नहीं चल रहे होते।
अब जो 8वां इम्पोर्टेंट लेसन है इस किताब में से वो ये है कि आप का माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए और आपकी जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं या जो आपका टैलेंट है उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर भी वही शख्स कामयाब हो सकता है और ओवरऑल फाइनेंशियल जर्नी की बात की जाए तो उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की लेयर 7 तक वही लोग जा सकते हैं जिनका माइंडसेट पॉजिटिव है, जो अपने ऊपर एतमाद रखते हैं और जो कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आपको खुद ही डर लगा हुआ है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया या हर डिसीजन के ऊपर आप को शकूक व शुबहात होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप कभी भी एक प्रॉपर कंक्रीट स्टेप नहीं ले सकेंगे टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि जब भी आप अपनी कोई भी सक्सेस होती है, प्रोग्रेस होती है, तो उसको आप सेलिब्रेट करें, उसको एंजॉय करें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप एक क्वांटिफाइड गोल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चलेंगे, तो हर स्टेप के ऊपर आपको फिर ज़्यादा एंजॉयमेंट भी होगी और आपका मोटिवेशन लेवल भी अप होगा। मिसाल के तौर पे आपने 1 साल के लिए टारगेट रखा कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट में से 30% प्रॉफ़िट कमाना है। अब क्वार्टर बेसिस पे 3 महीने के बाद अगर आपको 10% प्रॉफ़िट हो रहा है, तो एन्जॉय करें उसको, सेलिब्रेट करें और इसकी बेसिस पे आप मज़ीद मोटिवेट होंगे। लेकिन अगर आप हमेशा से ही एक पेसिमिस्ट अप्रोच के साथ रहेंगे और अच्छा हो जाए उसके बावजूद भी आप उसमें से मनफ़ी पहलू निकालते जाएँगे, तो याद रखिए कि हर चीज़, हर मुस्बत चीज़ के अंदर से भी कोई ना कोई मनफ़ी पहलू निकाला जा सकता है वो उन लोगों की तरफ से जो कि उसमें से उसको पेसिमिस्ट अप्रोच के साथ देख रहे होते हैं। एंड कॉन्ट्ररी टू दिस, हर ख़राब चीज़ के अंदर में से भी आप एक मुस्बत पहलू निकाल सकते हैं अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के हामिल इंसान हैं। तो आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर जर्नी क्या होगा। जितना अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट आप लेके चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे इन योर फाइनेंशियल जर्नी। इसके बाद जो नवा 9th लेसन है वो इम्पोर्टेंट है कि अपने एसेट्स जो हैं आपके या जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप सिक्योर करें। ये बड़ा एक अलमिया है, ख़ास तौर पे अगर हम मैं अपने इस रीजन की बात करूँ पाकिस्तान की, तो यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह की इतना ट्रेंड नहीं है। एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं, उस बहस में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अब वहाँ भी इस्लामिक तकाफ़ुल वगैरह के ऑप्शंस मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उतना ट्रेंड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गाड़ियों की बात की जाए तो चूँकि मैं बाहर दूसरी कंट्रीज़ में भी रह के आया हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि इंश्योरेंस एक मैंडेटरी आइटम होता है, उसके बगैर आप गाड़ी रोड पे लेके जा ही नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान में मेजॉरिटी अब भी जो गाड़ियाँ रोड पे होती हैं उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं हुई होती। तो ये एक बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट होता है कि आपके जो भी एसेट्स हैं, आपका घर है, आपकी गाड़ी है या कोई और दीगर आपके पास एसेट्स हैं, तो उनकी इंश्योरेंस आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। सेकेंडली सिर्फ इन्हीं एसेट्स की इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं, इंश्योरेंस से मुराद ये भी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि उसकी प्रॉपर एक लीगल बाइंडिंग मौजूद है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांगली रेगुलेटेड है। अब जैसे स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक रेगुलेटेड सीडीसी के अंदर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ वो सब कुछ हो रहा होता है। इसी तरह जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो आप ज़रूर ये देखें कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड इन द सेंस कि जिस सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो उसके पास प्रॉपर एनओसी मौजूद है? क्या जो भी लीगल मैटर्स हैं उसके लिहाज से वो कंप्लायंट है? और जो वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे इस्लामाबाद की बात करें तो सीडीए है, या फिर लाहौर में एलडीए या दीगर शहरों की बात करें तो उस उन शहरों का जो भी टाउन प्लानिंग होती है या जो वहाँ पे रेगुलेटर्स हैं उनकी तरफ से जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो पर्टिकुलर सोसाइटी पूरा कर रही है या नहीं कर रही। इसी तरह दीगर अगर ऑप्शंस को देखें तो अब जैसे क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, तो मैं तो पर्सनली इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता इन द सेंस कि जब तक कोई चीज़ किसी मुल्क के अंदर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक तहफ़्फ़ुज़ ना मिल रहा हो और वो लीगली अलाउड ना हो, तब तक आप उस ऑप्शन को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह दीगर जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं या फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, आप उनकी एडवाइस लें और उसकी रोशनी में आप अपना जो भी स्टेप्स हैं उसको उठाएँ। और जो भी आप फिर काम कर रहे हों, जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हों या जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉपर्टी में या किसी दीगर एरिया में कर रहे हो, तो उसके लिए प्रॉपर पेपर वर्क आपके पास होना चाहिए, लीगल आपकी जो स्टैंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके बाद 10वां और जो आखिरी पॉइंट है जो कि बड़ा अच्छा लेसन है इस किताब में से, वो ये है कि आप मशवरा ज़रूर लें लेकिन सिर्फ दुरुस्त जगह से या दुरुस्त लोगों से लें। इस किताब में एक एग्ज़ाम्पल दी गई है अरकत की कि उसका जो मेंटर था उसने उसको बोला था कि आपने हर महीने 1/10 अपना बचाना है और उसको फिर इन्वेस्ट करना है साल के बाद।
तो अर्कत ने पहली दफ़ा ये किया था कि वो जो एक ईंटें बनाने वाला है उसके साथ मशवरा किया और उसको भेज दिया कि वो जाके कहीं से गोल्ड लेके आए और उसमें वो इन्वेस्टमेंट होगी। तो वो उसकी रकम डूब गई थी। तो वो एक लेसन था वहाँ पे कि आप एक ईंटें बनाने वाले से गोल्ड के बारे में या ज्वेलरी के बारे में कैसे एक मशवरा ले सकते हैं। दैट डजंट मेक सेंस एंड इट्स अ नॉनसेंस। इसी तरह दीगर मामलात में भी ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उन्हीं लोगों से मशवरा लें जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हों या जो उसमें कैपेबल हों और उनके पास वो तमाम स्किल सेट हो या वो तमाम कैपेबिलिटीज़ मौजूद हों कि वो बेहतर तौर पे आपको गाइड कर सकें। अदरवाइज़ सुनी सुनाई बातें या हर किसी की बात को दुरुस्त मान लेना, अगर आप ये अप्रोच लेके चलेंगे तो आप हमेशा नुकसान उठाएँगे। तो फाइनेंशियल जर्नी में प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कभी भी आप उस बंदे से उसमें मशवरा ना लें कि जिसने खुद कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही ना किया हो या जिसका उसमें एक्सपीरियंस ही ना हो। इसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए आप उन्हीं लोगों को सुने या उन्हीं लोगों की बात को मानें कि जो स्टॉक मार्केट के बारे में कमा नॉलेज रखते हों। और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी से भी जब मशवरा लें तो मशवरा ज़रूर ले लें, लेकिन उसके बाद करना क्या है उसके लिए आपका अपना होमवर्क भी होना चाहिए, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर कहा करता हूँ कि जो मैं आपके साथ वीडियोज़ में डिस्कशन कर रहा होता हूँ, नंबर्स शेयर कर रहा होता हूँ फाइनेंशियल्स कंपनीज़ के, तो उसके बाद मेरा हमेशा से एक जुमला होता है कि ये सिर्फ़ आपके लिए नॉलेज के लिए है, इसके बाद डिसीजन आपने खुद लेना है कि किस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है, कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो यही आपने रूल फ़ॉलो करना है हर तरह के इन्वेस्टमेंट के अंदर कि डिसीजन सोली आपकी अपनी जो रिस्क एपेटाइट है, ये जो आपकी अपनी गोल्स हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। और मशवरा हमेशा सही जगह से लेना चाहिए। हर एरे-वेरे से अगर आप मशवरा लेके और हर मशवरे को दुरुस्त मान लेंगे, तो बहुत सारी जगहों पे आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें 10 इम्पॉर्टेंट जो लेसन्स हैं इस किताब में से द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन को डिस्कस किया गया। ये बहुत अच्छी किताब है और मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि ना सिर्फ़ ये किताब बल्कि जो दीगर इस तरह की बुक्स होती हैं फ़ाइनेंशियल एडवाइस के हवाले से, फ़ाइनेंशियल प्लानिंग के, पर्सनल फ़ाइनेंस की, इन्वेस्टिंग के हवाले से, उनको पढ़ते रहा करें क्योंकि कुछ ना कुछ लेसन्स आपको मिलते रहते हैं। अक्सर लोग इस सेंस में ले रहे होते हैं कि जो हमारी मार्केट्स हैं उसके लिए शायद रेलेवेंट नहीं है। मैं इस चीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं करता। मेजॉरिटी जो चीज़ें होती हैं वो रिलेट कर रही होती हैं। हाँ, उसके अंदर छोटी-मोटी ट्यूनिंग आप कर सकते हैं। आप अपने सर्कमस्टांसेस या अपनी मार्केट के हवाले से देखकर उसमें आप कुछ ज़रूर चेंजेस या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम ही रहते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। किसी खास टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं वीडियो बनाई जाए तो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।